नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। चलिएगा साहब, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। निश्चित रूप से आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कल की क्लास को भी अच्छे से देखा होगा। कल आपने पढ़ा था महाद्वीप और महासागर, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में मैं आज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक को अपनी कॉपी में लिखते चलें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से मेरे द्वारा बताए हुए प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं आज के पहले टॉपिक के बारे में। चलिएगा दोस्तों, ये रहा आपका भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारत का भूगोल, जिसमें मैं आपको देखिएगा, ये आपके भारत का भूगोल देखिएगा, ये आपके उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपके पूर्व दिशा और ये आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, वापस से देखिएगा, ये आपकी पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये है आपके पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, और ये है आपके दक्षिण दिशा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्षेत्रफल है आपके 32,87,000। दोस्तों इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं हम भारत के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों देखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है, वापस से मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था ये। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। दोस्तों अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ठीक है दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई ये कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की जाए पूरब से पश्चिम लंबाई, ठीक है दोस्तों, ये है आपके 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आप अपने कॉपी में बना लें। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, एशिया महाद्वीप होने की वजह से इसे दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। किसको? अपने देश भारत को। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज भारत का भूगोल, जिसमें उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लंबाई है आपके 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये रहा देखिए 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बात करते हैं हम। ठीक है, देखिएगा आगे आप देखोगे, ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिएगा, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने दोस्तों? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। कितने दोस्तों? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए भारत के पड़ोसी देशों को बहुत अच्छे से एक क्लास में समझा दिया गया था पहले, आप उस क्लास को देख सकते हो। आगे देखिएगा दोस्तों, भारत में 9 राज्य की सीमा समुद्र तट से लगी है। इसमें गुजरात राज्य की
तट रेखा सबसे ज़्यादा है? किसकी दोस्तों? गुजरात की सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसकी है दोस्तों? गोवा की। किसकी दोस्तों? गोवा की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु, इसको देखते हैं अपन। चलो इसी पर देखते हैं। यानी कि आपने देखा उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी? 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये लंबाई कितनी थी पूरब से पश्चिम? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें उत्तरतम बिंदु की, किसकी दोस्तों? उत्तरतम बिंदु की, इस जगह पर जो बिंदु है उसको दोस्तों इंदिरा कॉल कहते हैं। इस जगह पर जो बिंदु है उसको इंदिरा, यहाँ पे इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये अपन के जो ये बिंदु है, अगर बात करें इस बिंदु की, तो दोस्तों ये आता है आपके कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों, ये आता है आपके कन्याकुमारी। ठीक है, देखिएगा, वापस से देखिएगा एक बार दोस्तों। ये ऊपर ही ऊपर इंदिरा कॉल, यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे दोस्तों वालागू, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। इसको अपन की बी थू भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? किबीथू। ठीक है, ये है सरक्रीक, ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है आपकी, और उस जगह का नाम है गोरमत्ता। ठीक है दोस्तों, क्या है? वापस से बता रहा हूँ, गोरमत्ता। ठीक है दोस्तों, ये जगह है अपन के कहाँ पे? इधर गुजरात में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वालागू जो दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है आपके किबीथू, किबीथू। ठीक है दोस्तों, क्या है आपके? किबीथू। यहाँ पे जो है, इस जगह पे है आपके, वो है कौन सा? इंदिरा कॉल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अंडमान निकोबार के नीचे यहाँ पे है आपके क्या? इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है मुख्य भारत का, यहाँ पे है आपके क्या? कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से देखिए, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। आप लिखते चलें साथ में। भारत के 9 राज्य की रेखा समुद्र तट से लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और लगभग यहाँ तक समुद्र तट से सीमा रेखा लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इसमें गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है और सबसे छोटी किसकी है दोस्तों? गोवा की। ठीक है दोस्तों, किसकी? गोवा की। अब बात करें भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और पूर्व का बिंदु वालागू, और इधर सरक्रीक। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये अपन के जम्मू कश्मीर वाला पार्ट्स है, ये गुजरात। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिएगा, ये छोटा सा मैंने आपके लिए और एक बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। दोस्तों यहीं पे अगर आपको मैं बता दूं, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी दोस्तों? नील नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? नील नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? आपके नील नदी। ठीक है, देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, विश्व की कौन सी है? नील नदी। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है? विश्व की सबसे बड़ी आती है दोस्तों अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन। ठीक है, देखिएगा, ये नील नदी इस तरीके से लंबाई में बड़ी है और अमेजन इस तरीके से चौड़ाई में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई नील और ये हो गई अमेजन। देखिए दोस्तों, प्रश्न को समझने की कोशिश करना कि विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो तो है आपके अमेजन, बड़ी। ठीक है, और लंबी कौन सी है? नील। कौन सी है लंबी? नील नदी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है।
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2। इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों तो इसकी ऊंचाई आती है 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्या आती है? 8,611 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? K2। इसको क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों यहीं पे अगर सवाल आता है कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, तो फिर आंसर बदल जाएगा, फिर आंसर आएगा कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? कंचनजंगा। फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा साहब, फिर ये कंचनजंगा है तो फिर ये K2 क्या है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो K2 है ना, ये आपके भारत के ऊपर जो POK क्षेत्र है, POK, इसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, इसमें स्थित है। ठीक है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में, POK क्षेत्र में। अगर प्रश्न आता है कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा कंचनजंगा। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर जाएगा आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई मैंने आपको बताई दी थी। आगे देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों पुनः देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे दिमाग में सवाल आ रहा होगा तो कि जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे? तो दोस्तों याद रखना, शरावती नदी। कौन सी दोस्तों? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने दोस्तों? 2। एक तो है आपके नारकोंडम, कौन सा है दोस्तों? नारकोंडम। ठीक है, और एक है बैरन ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी हैं, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए, भारत में 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? एक तो नारकोंडम और एक है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। प्रश्न आ भी जाता है दोस्तों एग्जाम में कि भारत के किस राज्य को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, तो दोस्तों उसका आंसर जाता है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। देखिएगा, ये आप भारत का मैप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये भारत का मैप। चलिएगा, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है भारत के घाट। दोस्तों ये हमेशा परेशान करते रहते हैं। चलो देखिएगा, अगर बात की जाए भारत के घाटों की, तो दोस्तों देखिएगा, अगर इसकी बात की जाए भारत के घाटों की, तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये जो वाला पार्ट्स आता है, ये आता है आपके पश्चिमी घाट। ये वाला जो पार्ट्स आता है, ये आता है दोस्तों पूर्वी घाट। ठीक है, तो हमने एक एक को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, ये राज्य गुजरात पड़ता है। ठीक है, और ये पड़ता है केरल। तो यानी कि दोस्तों केरल से लेकर के देखिएगा, यानी कि केरल से लेकर के यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र तो कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, और ये वाला क्षेत्र कहलाता है पूर्वी घाट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग। देखिएगा, इसको अपन सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत इधर गुजरात और इधर केरल के बीच का ये जो पार्ट्स है, ये कहलाता है दोस्तों सह्याद्री पर्वत। दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई आती है लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इसी में अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिएगा, ये ऊपर गुजरात, इधर आता है दोस्तों कोंकण तट, फिर गोवा, फिर केनरा तट, फिर कर्नाटक आ जाता है, फिर आ जाता है मालाबार तट और फिर आता है केरल। ठीक है दोस्तों, कभी हम बात करेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे भारत के पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को। तब मैं बताऊंगा आपको मालाबार तट किन किन राज्यों के बीच स्थित है, कोंकण तट कहाँ स्थित है, गोवा का तट। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों,
ये हुआ आपके सह्याद्री पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट वाला। अब बात करेंगे हम लोग पूर्वी घाट की, ठीक है दोस्तों, इस घाट की। ओके, चलिए आगे देखिए साहब, भारत के पूर्वी घाट, इसको दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई आती है आपके 1015 मीटर। ये दोस्तों यहाँ से पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है और फिर लास्ट में केरल तक आता है, तमिलनाडु तक आता है। यहाँ पे तमिलनाडु पड़ जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा, ये आपके केरल हो गया, फिर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये डेल्टाई क्षेत्र है और ये कोरोमंडल तट है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों, शीतकाल में लौटते हुए मानसून से कहाँ बरसात होती है, तो वो केवल कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ होती है दोस्तों, वापस से देखिएगा, जो बारिश होती है दोस्तों वो होती है इस पर्वत पर, ठीक है दोस्तों, इस पर्वत पर, सॉरी इधर होती है इस घाट पर। इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमेशा बरसात शीतकाल में होती है। किससे होती है, लौटते हुए मानसून से। दोस्तों यहाँ से ये मानसून जाता है, फिर इधर आप देखते हो ये हिमालय पर्वत है और फिर हिमालय से टकरा करके वापस इधर लौटता है। तो इस कोरोमंडल तट पर क्या करता है दोस्तों, बारिश करता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें एक तो डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ जाता है, एक कोरोमंडल तट, एक पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ से स्टार्ट होता है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इस तट को क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत का पूर्वी घाट, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे, आप इनको देख सकते हो आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, भारत के घाट जहाँ मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, यानी कि सुनिएगा दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट नहीं होकर के, और यहाँ पर इधर है दोस्तों पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है दोस्तों, और इधर है आपके पश्चिमी घाट। तो ये दोस्तों इस जगह पर आकर के मिलते हैं, जिसे कार्डमम की पहाड़ियाँ या अंतिम पहाड़ियाँ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है, कार्डमम की पहाड़ियाँ या अंतिम पहाड़ियाँ। इधर पूर्वी घाट, क्योंकि दोस्तों इधर पूरब दिशा है तो पूर्वी घाट, इधर पश्चिम दिशा है तो पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको आप देख लें, ये पश्चिमी घाट नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये पूर्वी घाट है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया, और ये पश्चिमी घाट है इधर, ठीक है। तो इसको कर लो आप पूर्वी घाट, ठीक है दोस्तों, और इसको कर लो आप पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इनको लेकर के थोड़े से हम दोस्तों प्रश्न लेके आए हैं, चलो बात करते हैं। देखिएगा, प्रश्नों की अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिएगा, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं, कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं दोस्तों। एसएससी 2012 में भी ये प्रश्न आया है। तो दोस्तों देखिएगा, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कितने राज्य, 9 राज्य, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की। सही आंसर क्या है, सी, किसकी है दोस्तों, गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है दोस्तों, गुजरात की। चलिएगा आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किससे, यूपी से। ठीक है दोस्तों, यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बात करते हैं, आप एक बार इनको पढ़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा साहब अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये है आपके, भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों, देखिएगा इसका सही आंसर जाएगा आपके, देखिएगा दोस्तों भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आप इनको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, इंदिरा पॉइंट।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ठीक है, क्या सीमा बनाता है? तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर है बांग्लादेश। मैंने आपको भारत की स्थलीय सीमा रेखा बता दी थी, लगभग 4094, ठीक है। सर्वाधिक किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। क्या है दोस्तों? टका, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, लेकिन ये गोवा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है आपके? क्या है दोस्तों सही आंसर? गोवा। दोस्तों कमेंट तो कीजिएगा आप, बिल्कुल भी कोई रिप्लाई नहीं देते हो, ना ही क्लास को लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक बार कमेंट जरूर करें। आगे देखिएगा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले इस तरीके से, यानी कि मैंने बताया था दोस्तों इधर वाला पार्ट्स तो क्या है? पश्चिमी घाट, ठीक है दोस्तों, और इधर वाला पार्ट्स क्या है? पूर्वी घाट। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि शीतकाल में बारिश होती है वो किस तट पर होती है दोस्तों? कोरोमंडल तट पर, ठीक है दोस्तों। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसका सही आंसर है आपके कोरोमंडल तट, ठीक है। पूर्वी तट मैदान का अन्य नाम क्या है? क्या है दोस्तों? वही क्वेश्चन वापस से, केवल तरीका बदला है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्वी तट मैदान का अन्य नाम क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बात करते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। पश्चिमी तट का दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको, पश्चिमी तट ये वाला तट, तो वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपको। यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, भारत का वो स्थान जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो दोस्तों वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिन्हें अंतिम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हुआ? कार्डमम की पहाड़ियाँ। आगे देखिएगा दोस्तों, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, कौन सा राज्य, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है या बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपके लिए, तो वो है आपके त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। क्या है? त्रिपुरा। चलिएगा आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत देश के पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा भारत देश के पर्वत, इनके बारे में अपन जानकारी करें तो दोस्तों देखिएगा, ये रहा आपके भारत देश का पर्वत। तो दोस्तों आखिर पर्वत किसे कहते हैं? चलो इसके बारे में अपन बात करें तो दोस्तों देखिएगा, ज़मीन के अंदर का मैग्मा, ज़मीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ज़मीन के अंदर का मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ऊपर निकलता है और 5000 मीटर ऊंचाई तक जम जाता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। अब देखिएगा, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है और इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके बाद नंबर आता है आपके किसका? हिमालय का, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए जब राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा उस समय अरावली पर्वतमाला को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत, और दोस्तों हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिएगा कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चलिएगा साहब, कौन कौन से भाग हैं देखिए। अगर बात करें दोस्तों, एक आपके पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो वर्गीकरण है ये प्रादेशिक आधार पर है। किस पर दोस्तों? प्रादेशिक आधार पर, ठीक है दोस्तों। ये जो वर्गीकरण है ये प्रादेशिक आधार पर है दोस्तों। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हिमालय में आपने एक वर्गीकरण और पढ़ा होगा भौगोलिक आधार पर कि ट्रांस हिमालय। पुनः देखिएगा दोस्तों, मैं अच्छे से बता दूं आपके लिए। आपने पढ़ा होगा दोस्तों पहले नंबर पर
ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरे पे पड़ा होगा आपने बृहद हिमालय, ठीक है। तीसरे पे पड़ा होगा आपने मध्य हिमालय, और चौथे पड़ा होगा दोस्तों आपने लघु हिमालय या उप हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो ये भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण था दोस्तों, है ना। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण है दोस्तों। ये नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, जिसमें आपने पढ़ा होगा सिंधु, सतलज, एक पढ़ा होगा आपने काली, और एक पढ़ा होगा आपने तिस्ता, और एक पढ़ा होगा आपने ब्रह्मपुत्र, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। तो ये इस तरीक़ा से जो पंजाब हिमालय है, कौन सा दोस्तों, देखिएगा, ये जो पंजाब हिमालय है ये कौन कौन सी नदियों के बीच है, सिंधु और सतलज, ठीक है दोस्तों। और बात करें कुमायूं हिमालय की सेकंड नंबर की, तो ये है आपके सतलज और काली, और नेपाल हिमालय है आपके काली और तीस्ता, और असम हिमालय है आपके तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है दोस्तों। सिडनी बुराड़ नामक विद्वान हुआ था एक, सिडनी बुराड़, ठीक है, सिडनी बुराड़। इसने हिमालय का प्रादेशिक आधार पर क्या किया था दोस्तों, वर्गीकरण किया था। तो दोस्तों चलो बात करते हैं, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, एक पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा हम पंजाब हिमालय की, ठीक है दोस्तों। देखिएगा पंजाब हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है दोस्तों, K2, जिसे क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा इसी हिमालय पर्वत पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये आप डायग्राम देख सकते हो, है ना। तो ये हुई आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले उस पर बात करते हैं। अगला आता है आपके कुमायूं हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो कुमायूं हिमालय की बात करें तो देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंगा देवी पर्वत इसी हिमालय का हिस्सा है। किसका दोस्तों, कुमायूं हिमालय का, ठीक है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, धौलागिरी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। मैं देखता हूँ कि आप मेरी क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको आप एक बार और अच्छे से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है आपके दोस्तों नेपाल हिमालय, ठीक है दोस्तों। कौन सा आता है, नेपाल हिमालय। इस हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट अर्थात सागर माता है, ठीक है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,848 मीटर। ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की, है ना। कहाँ पर स्थित है, नेपाल देश में। कहाँ पर है, नेपाल में। और आपको पता होगा नेपाल की राजधानी भी कहाँ है, काठमांडू, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है, काठमांडू। देखिएगा दोस्तों आगे बात करें नेपाल हिमालय के बारे में। इस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग इसी हिमालय से निकलती हैं। क्या है दोस्तों, ये नदियों के नाम हैं, ठीक है। और ये आपके रहा माउंट एवरेस्ट, ठीक है दोस्तों। देखिएगा आप आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला आता है आपके असम हिमालय। लास्ट का हिमालय जो है आपके दोस्तों वो है असम हिमालय। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों। जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो दोस्तों कंचनजंगा ही है, लगभग 8,595, ठीक है दोस्तों। कई जगह 98 भी मिल जाता है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी, 8,595 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। पूर्व तरफ इस प्रकार का हिमालय स्थित है। एक और बात आप दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया, सांगला पर्वत इसी हिमालय में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, ठीक है,
मेघालय, वो किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सी? गारो, खासी और जयंतियों की पहाड़ियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, आपको दिखेगा ये डायग्राम में, देख सकते हो आप, ये चोटी होगी आपके कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी AAK। ठीक है दोस्तों, कौन सी? AAK, अनाईमुडी, अन्नामलाई और केरल की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी दादा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो है। ठीक है दोस्तों, इनको आप अच्छे से समझ सकते हो। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की चोटियों के बारे में आप अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा, ये रही आपके अंडमान निकोबार की कौन सी? सैंडल पीक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश, और इसकी देखिएगा दोस्तों, ये रही, है ना, और दक्षिण भारत में आप इनको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे। अब मैं लेके आया हूँ टेस्ट, जो आपने अभी तक पढ़ा उसके बारे में आपको कितना याद हुआ। तो दोस्तों, अगर बात करें इनकी आगे, तो दोस्तों देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए वापस से देख लो इनको, एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला है, नंदा देवी चोटी है कहाँ पर स्थित है? अर्थात तो दोस्तों, ये है कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? आपके कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों, कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। आपको पता होगा भारत में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 692 किलोमीटर। और अगर बात की जाए राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान में इसकी है कितनी? 550 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अरावली के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों देखिएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर? गुरु शिखर। क्या कहलाता है आपके? गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर। अगर बात करें इसकी गुरु शिखर की दोस्तों, तो गुरु शिखर के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं दोस्तों। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, जिसे अनाईमुडी भी कहते हैं। अब देखिए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों गुरु शिखर? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है
कौन सा? ये दोस्तों नदियों के नाम है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपके सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपके सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। अगला देखिए, कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा, इसमें कुनलुन है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, ये अरावली इसका भाग नहीं है। ठीक है, अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में है। अभी मैंने आपके लिए बताया था कि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी, तो दोस्तों देखिएगा, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। आगे आता है हमारा भारत की मिट्टियाँ। तो दोस्तों चलो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, भारत की मिट्टियों के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। किसको? मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें देखिए पहले नंबर पर आती है आपके, कौन सी मिट्टी आती है? देखिएगा दोस्तों, पहले नंबर पर आती है जलोढ़ मिट्टी, फिर आती है काली मिट्टी, फिर आती है लाल मिट्टी, फिर आती है लेटेराइट मिट्टी, 5वें नंबर पर आती है मरुस्थलीय मिट्टी, फिर आती है क्षारीय मिट्टी, उसके बाद जैव मिट्टी, और फिर उसके बाद लास्ट है आपके बनिए मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आप वापस से देखिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, अर्थात मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले नंबर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और बनिए मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले नंबर पर आती है आपके जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। कितने पर? 24% हिस्से पर पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। कैसी है दोस्तों? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटास की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? तो सही आंसर जाएगा आपके जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर और एक खादर। तो दोस्तों ये बहुत कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी मिट्टी को। किसे? पुरानी। ठीक है दोस्तों, पुरानी मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर। इनको दोनों को अच्छे से याद कर लें। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर? 24% भाग पर पाई जाती है और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। और किसकी मात्रा अत्यधिक होती है इसके अंदर? पोटास की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे आता है आपके काली मिट्टी। कैसी दोस्तों? काली मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अच्छी मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, एक कोयले की किस्म भी होती है दोस्तों मैग्नेटाइट। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किसकी?
कार्बनिक पदार्थ की। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता थी दोस्तों? पोटास की। ठीक है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन साइल कहते हैं। किसको दोस्तों? काली मिट्टी को। अर्थात कपास की सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है दोस्तों? काली मिट्टी में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। आप डायग्राम में इन चित्रों को अच्छे से देख सकते हो। सर्वाधिक कपास भी पैदा इसी के अंतर्गत होती है। दोस्तों मैं आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप हमारी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें, और दोस्तों जब तक पूरी क्लास ख़त्म ना हो आप क्लास को मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, आप इनको वापस से देख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बात करें, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा आगे आता है आपके लाल मिट्टी। कैसी मिट्टी दोस्तों? लाल मिट्टी। तो दोस्तों देखिएगा लाल मिट्टी के बारे में। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। ठीक है दोस्तों, शैल का मतलब होता है एक तरीक़ा से चट्टान। क्या होता है दोस्तों? चट्टान। और चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके आग्नेय चट्टान, ठीक है दोस्तों। एक होती है आपके दूसरे नंबर पर अवसादी चट्टान, ठीक है दोस्तों। और एक होती है आपके कायांतरित चट्टान, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें वापस से देखिएगा, इसका निर्माण कायांतरित शैलों की वजह से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होते हैं। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। अर्थात इसमें दोस्तों ज़्यादा उर्वरता नहीं पाई जाती। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है, देख लो। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है। शैलो यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित मिट्टी है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। कौन सी मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी का। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दोस्तों इसी क्लास में मैंने आपको बताया था केरल वाला ये जो भाग है, ये भारत के नक्शे में ये कौन सा तट है दोस्तों? मालाबार तट। यहाँ पर ये मिट्टी क्या करती है दोस्तों? पाई जाती है। आगे देखिएगा, इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा होती है। कौन किसकी? आयरन और सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम लोग, तो दोस्तों देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेटेराइट मिट्टी समझ में आ गई होगी। आगे चलिएगा, अगर बात करें मिट्टियों के बारे में, टेस्टों के बारे में, तो दोस्तों देखिएगा, देखिए साहब, पहला क्वेश्चन आ गया आपके मिट्टियों का। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए टॉपिक तैयार किया है, उसके साथ में फिर उनके प्रश्न भी डाले गए हैं। तो दोस्तों देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी बताया था मैंने कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है 8। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी हो गई? जलोढ़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, SSC 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको क्वेश्चनों को हल करते चलें और लिखते चलें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आवाज़ कम आ रही हो तो दोस्तों कमेंट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, गलतियों पर ध्यान ना दो। ठीक है, नवीन, ठीक है,
नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से? खादर के नाम से। ठीक है दोस्तों, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? बांगर। मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया था इसको, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगर बोलते हैं। आगे चलते हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है दोस्तों? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा नीचे बढ़ने से पहले कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको ये बात वहाँ टॉपिक को समझाते समय अच्छे से बोली है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फास्ट, वीडियो को रोक के ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपके काली मिट्टी। क्या है दोस्तों? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या हो गई आपके? काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? तो लावा के प्रकार से दोस्तों देखिए, ज्वालामुखी आपके एक स्पेशल टॉपिक है, मैं उसको बहुत जल्द आपके बीच में लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी, भूकंप, जितने भी टॉपिक हैं आपको एक एक टॉपिक क्लास वाइज अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, लावा की प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपकी काली मिट्टी। आगे देखिएगा, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है दोस्तों? तो धान की मिट्टी के लिए आदर्श है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों आपको पता होगा चावल में हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन, इसमें देखिए दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पर दोस्तों? मालाबार तटीय क्षेत्र में। मैं फिर भारत के मैप को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है आपके? मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ? मालाबार तटीय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखिएगा, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, क्या है आंसर इसका? काली मिट्टी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, आप देख सकते हो ये एग्जामों में जो प्रश्न आए हैं वो मैंने आपके लिए बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, रेंगुर मिट्टी है कौन सी? रेंगुर मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों? तो रेंगुर मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आप इनको वापस से देख सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो दोस्तों उसका सही आंसर है आपके काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों? काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, भारत में सिंचाई के साधन। ठीक है दोस्तों, आप ये डायग्राम देख सकते हो, भारत में सिंचाई के साधन। तो दोस्तों बात करते हैं भारत में सिंचाई के साधन। देखिएगा, 55.9% तो किससे होती है दोस्तों? कुओं एवं नलकूपों से। 31.4% सिंचाई होती है दोस्तों नहरों से। 6.1 तालाबों से और 6.6 अन्य स्रोतों से। ठीक है दोस्तों, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये नहरें, ये तालाब और कुएं और नलकूप। ठीक है दोस्तों, वापस से आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिएगा,
कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन से हैं दोस्तों? कुएं और नलकूपों में, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद आता है दोस्तों गुजरात। ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, और ये हो गया आपके गुजरात। किससे? कुएं और नलकूपों से। दोस्तों आप देख रहे हो ये एक कुएं का फोटो है, ठीक है दोस्तों। क्या है? कुएं का फोटो। ये आप जो देख रहे हो ये इंजन है दोस्तों। मैं भी बहुत सिंचाई करता हूँ इंजन से, आज भी मेरे घर पे इंजन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हो ये कुछ महिलाएं हैं, ठीक है। ये गेहूं की फसल हो रही है, ठीक है दोस्तों। और ये जो आप चित्र देख रहे हो ये कुएं का चित्र है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी कुओं से सिंचाई करते होंगे हमारे यहाँ पर। तो देखिएगा ये बहुत अच्छा आनंद देता है दोस्तों। देखिए कितना शानदार नज़ारा है कुएं का, ऊपर इंजन, ठीक है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही खड़ा हूँ इस पर, ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। देखिए ये आप देख रहे हो ये कुछ पुरानी यादें हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि पहले शादी विवाह में डालडा चलता था तो जो पीपा आते थे उसका डायग्राम है दोस्तों ये, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपन तो अपने टॉपिक पर आते हैं। बाकी पुरानी यादों से जुड़ते रहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, नहर के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य। तो दोस्तों नहरों के द्वारा आप ये नहरों का चित्र देख सकते हो, ठीक है। और ये रहा आपके पंजाब, ठीक है। तो नहरों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? पंजाब, ठीक है। देखो कितना शानदार नज़ारा है बिल्कुल नहर का, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आप इनको एक एक को अच्छे से देख सकते हो। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों देखिए इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहर है, सिंचाई नहर है। नहर की लंबाई दोस्तों 650 दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी लंबाई है दोस्तों 649 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कितनी है? 649 किलोमीटर। इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। पहले इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। ये नहर हरिके बैराज बांध से निकलती है दोस्तों। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा। एक नहर इधर से आती है दोस्तों, एक नहर इधर से आती है। ये नहर तो है आपके सतलज। कौन सी है दोस्तों? सतलज, ठीक है। और ये नहर है आपके ब्यास। कौन सी है दोस्तों? ब्यास। और इन सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है? हरिके बैराज बांध। और इस हरिके बैराज बांध से ये नहर राजस्थान की तरफ निकाली गई है, ठीक है दोस्तों। पहले इसे किस नाम से जानते थे? राजस्थान नहर के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वापस से प्रयास करता हूँ दोस्तों, देखिएगा। एक नहर इधर से आती है दोस्तों, एक नहर इधर से आती है। इसका नाम दोस्तों क्या है? सतलज। इसका नाम क्या है दोस्तों? ब्यास। और इनके संगम पर एक बांध बना दिया और उस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध, ठीक है दोस्तों। और उस हरिके बैराज बांध से नहर निकाल दी गई है और वो राजस्थान में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है, ठीक है दोस्तों। किससे? सतलज नदी से पानी मिलता है। ये नहर हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। इससे पहले इसको क्या नाम थे, किस नाम से जानते दोस्तों? राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। इंदिरा गांधी नहर को जब मैं आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा उसमें विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा भारत में सिंचाई के साधन, ठीक है। तो आपने कितना समझा उस बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देखिएगा जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्तों कुएं और नलकूप, ठीक है। आपने अभी पढ़ा था यूपी, कुएं और नलकूप, यानी भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? दोस्तों अगर इसी जगह राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आता है जयपुर। क्या आता है दोस्तों? जयपुर जिला सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई करता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके तमिलनाडु। और दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों कहाँ पे? भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर
प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अगला देखिए, कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? कुएं और नलकूपों के द्वारा इसमें अग्रणी राज्य दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रथम पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और फिर आ जाता है आपके गुजरात। इस ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके कौन सा है? पंजाब। क्या है? पंजाब। और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो कौन सा आता है? गंगानगर। कौन सा आता है दोस्तों? गंगानगर। ठीक है, तो मैं भारत और राजस्थान को एक साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो दोस्तों ये निकाली गई है आपके हरिके बैराज बांध से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करें भारत के प्रमुख खनिज। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबी क्लास है इसलिए परेशान ना हो, खाना पीना खा लो। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन, तो देखिएगा, अगर बात करें भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों की तो दोस्तों देखिएगा, भारत के खनिज संसाधनों की बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए 2 संस्थाएं कार्यरत हैं दोस्तों। एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता और दूसरा है भारतीय खान ब्यूरो नागपुर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप देख सकते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्या है? भारत में सर्वाधिक खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें तो देखिएगा, पहला जो खनिज आता है वो आता है दोस्तों तांबा। भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको दूसरे देशों से आयात किया जाता है। कौन सा दोस्तों? तांबा। भारत में तांबा उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं दोस्तों? एक है आपके मध्य प्रदेश जो खाएँ बालघाट, ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी सिंगान, ठीक है, और एक है झारखंड, वहाँ पे खान का नाम क्या है दोस्तों? सिंहभूमि। अगला है आप देख सकते हो तांबा, ये आप मध्य प्रदेश देख सकते हो। आगे देखिएगा, बात करें मैग्नीज, क्या है दोस्तों? मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, मैग्नीज में एक प्रथम नंबर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। क्या? उड़ीसा। मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है, यहाँ की पन्ना की खान बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र हीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो देखिएगा, एक है आपके सीसा, जस्ता, चांदी और थोरियम। ठीक है दोस्तों, थोरियम जो खनिज है दोस्तों ये आणविक खनिज है। ठीक है, अब बात करें, देखिए राजस्थान की जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? राजस्थान की जावर की खान। आपने पढ़ा होगा जावर की खान खाएं दोस्तों उदयपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत ही है। ठीक है दोस्तों, थोरियम है ना, सर्वाधिक भारत में भी ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? केरल में। क्या? थोरियम। आपको पता होगा परमाणु ऊर्जा के लिए दोस्तों खनिजों की जो आवश्यकता पड़ती है उनमें मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, तो जिसमें पहले नंबर पर आता है यूरेनियम। कौन सा दोस्तों? यूरेनियम। सेकंड नंबर पर थोरियम। ठीक है दोस्तों, थोरियम। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है आपके जिरकन। क्या आता है दोस्तों? जिरकन। फोर्थ नंबर पर आता है एंटीमनी। 5वें नंबर पर आता है ग्रेफाइट।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से ये क्या है आपके परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले खनिज। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा जिले से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये राजस्थान का डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, देख लो आप एक बार अच्छे से इनको। आगे बात करते हैं, देखिएगा कोयला क्या है दोस्तों, कोयला। तो कोयला में देखिए कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला कोयले में सबसे उच्च श्रेणी का है। ठीक है दोस्तों। कोयले के मुख्य रूप से 4 किस्में होती हैं, जिसमें पहले नंबर की एंथ्रेसाइट, फिर उसके बाद आती है दोस्तों बिटुमिनस, क्या आती है बिटुमिनस। तीसरे नंबर पर आती है लिग्नाइट, क्या आती है दोस्तों लिग्नाइट। और फोर्थ नंबर पर आती है आपके पीट। इस तरीक़ा से कोयले की 4 किस्में हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करें भारत के शीर्ष उत्पादन राज्य, तो जिसमें पहले छत्तीसगढ़ में दोस्तों राम कोला, ताता पानी, ऐसी बहुत सारी खाने आती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में है ना। उसके पश्चात उड़ीसा और झारखंड। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें धनबाद जिले में झरिया कोयले भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा टिन उत्पादन का भारत में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा है दोस्तों, छत्तीसगढ़। किसका, टिन का। संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। किसका दोस्तों, टिन का। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझते चलें। आगे बात करें दोस्तों, तो देखिएगा आगे बात करें तो दोस्तों आता है आपके लोहे अयस्क। दोस्तों जब मैं आपको डिटेल से लाइव आकर के समझाऊंगा तब प्रत्येक अयस्क को, प्रत्येक खनिज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आगे है आपके लोहे अयस्क। तो अगर लोहे अयस्क की बात करें, विश्व में लोहे अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान आता है। पहला स्थान किसका आता है दोस्तों, चीन का। जिसमें भारत के शीर्ष उत्पादन राज्य कौन से हैं दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। दोस्तों देखिए उड़ीसा की मयूरभंज खान है, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की खान है, कर्नाटक है चिकमंगलूर है। तो दोस्तों इनको मैं डिटेल से बाद में आपके लिए एक एक क्लास डाल के अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और आगे देखिएगा बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और कोबाल्ट के उत्पादन में भी उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आप वापस से इनको देख सकते हो। ठीक है, यानी कि इन खनिजों के उत्पादन में उड़ीसा क्या है, प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, ये आप उड़ीसा का मैप देख सकते हो। ये हुआ आपका लोहे अयस्क। ठीक है दोस्तों, लोहे की भी 4 किस्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताइएगा ज़रा दोस्तों, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और पाइराइट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये लोहा हो गया आपके। अगला देखिएगा यूरेनियम। मैंने अभी बात की थी दोस्तों यूरेनियम। झारखंड का यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आपने विश्व में अगर बात करें तो कजाकिस्तान, ठीक है, कनाडा, इन देशों का नाम सुना होगा, वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। लेकिन अपन भारत की बात करें तो भारत में झारखंड का यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान है। आगे देखिए छोटा नागपुर के पठार का अधिकतम भाग झारखंड में ही है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त होते हैं। किससे दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से। यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगौड़ा की खान इसी पठार झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। दोस्तों टाटानगर में ही लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था, कब, 1907 में। ठीक है दोस्तों, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो बात करें हम लोग इसके बारे में तो देखिए दोस्तों, देखिएगा छोटा नागपुर का पठार का अधिकतम भाग झारखंड में। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किए जाते हैं। यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगौड़ा की खादान इसी पठार में झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। आगे देखिए यूरेनियम की बात करें तो 2009 में कर्नाटक के गोगी, 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में बड़ा भंडार खोजा गया था। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ये आप झारखंड का राज्य झारखंड का मानचित्र देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा साहब दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये है आपके सोना। क्या है दोस्तों, सोना उत्पादन एवं भंडारण राज्य कर्नाटक है।
सोना कहाँ से उत्पादित किया जाता है? आपके कर्नाटक से। और वहाँ पे कौन सी है? कोलार स्वर्ण की खान। ठीक है दोस्तों, तो आप कर्नाटक के बारे में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके बारे में देख सकते हो। आगे देखिए, सोना हो गया दोस्तों। सोना कहाँ पर पैदा किया जाता है? कर्नाटक में। अब देखिए, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। किसका? लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसे लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, ये आपके तमिलनाडु हो गया, किसके लिए? लिग्नाइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सोने के लिए कर्नाटक हो गया। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो दोस्तों देखिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का 72% से अधिक अभ्रक पैदा करता है। क्या करता है दोस्तों? अभ्रक उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? आपके आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो आप डायग्राम के माध्यम से इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये वापस से सेट हो गया। आप इसको देख लो एक बार वापस से पुनः। अभ्रक, सोना, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब आता है दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भारत के अपतटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। दोस्तों देखिएगा, आपको पता होगा भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज कहाँ पे की गई थी दोस्तों? असम में ही की गई थी। ठीक है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी माकूम क्षेत्र में, तब पेट्रोल डीजल की खोज हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे अपन इधर पढ़ते हैं गुजरात में कौन सा क्षेत्र आता है? आपके अंकलेश्वर क्षेत्र। ठीक है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जिला कौन सा पड़ता है? भरूच गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात का एक तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, असम का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? डिगबोई और सुरमा घाटी। और दोस्तों बम्बई का कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, बम्बई में, यह भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसकी खोज 1965 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1965 में हुई। यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत 1974 में हुई थी दोस्तों। किसकी? बम्बई की। 1974 में ONGC ने की। ये मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर खंबात की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता दूं, तो देखिए दोस्तों, मुंबई हाई, यह भारत का सबसे विशालतम तेल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मुंबई हाई, इसकी खोज 1955 में, ये दोस्तों 1955 है। ठीक है, में हुई। यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? 1974 से। ठीक है, किसने की थी? ONGC ने की। ये मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, ये दोस्तों 1965 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1965। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, इधर बात करें हम लोग असम का डिगबोई। इसमें देखिए असम से लेकर ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के समीप का क्षेत्र है। यहाँ से पेट्रोल डीजल की क्या हुई दोस्तों? प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो देखिएगा दोस्तों, ये आपके तेल क्षेत्र हो गए दोस्तों। अब चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। भारत के खनिज संसाधन, तो स्टार्ट हो जाइए दोस्तों, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए, जादूगोड़ा का संबंध है किससे है दोस्तों? जादूगोड़ा का अभी पढ़ा था हमने, किससे है? यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम से। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यूरेनियम खनन से जादूगोड़ा की खान। आगे देखिए, हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? मैंने अभी बात की थी आपसे दोस्तों, किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ठीक है दोस्तों, पुनः देखिए हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के
नक्शे में आ गया है, जिसका सही आंसर है मेरे भाइयों क्या, यूरेनियम निक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, अर्थात भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या, तमिलनाडु। क्या है दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पन्ना मैंने आपको बताया था एकमात्र उत्पादन करने वाला राज्य क्या है इसमें, यहाँ पर हीरा। क्या है दोस्तों, हीरा। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है हीरा। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों देखिएगा वो है दक्षिण पूर्वी भाग में। कौन सा, दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ है अपन के, राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। ठीक है दोस्तों, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई दोस्तों, डिगबोई में। कहाँ पे, डिगबोई। और डिगबोई खाएँ आपके असम में। खाएँ दोस्तों, असम में। आगे देखिए, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अभी मैंने आपके लिए बताया था मुंबई हाई किसके लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। आगे देखिए अगला, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो दोस्तों देखिएगा इसका सही आंसर है अपतटीय मुंबई हाई। ठीक है दोस्तों, तो आप साथ में आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आप भी इनका आंसर देते चलें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। अगला देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों क्या है, उड़ीसा। कभी कभी दोस्तों, कभी कर्नाटक भी प्रथम स्थान पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन आ जाता है आपके, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो पुनः देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तापीय। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, वापस से, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य अभी बताया था महाराष्ट्र। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तापीय। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, रिपीट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर है आपके राजस्थान। क्या है दोस्तों, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों, तांबे में। किस में नहीं है, तांबे में। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके खेतड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सॉरी देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो गया आपके खेतड़ी। और निम्नलिखित में किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपके तांबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपके कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है।
तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है? धनबाद में। कहाँ पर? धनबाद में। आगे देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था कहाँ पर दोस्तों? डिगबोई में। ठीक है दोस्तों, डिगबोई कहाँ है आपके? असम में। कहाँ पर है? असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है तो क्या है दोस्तों? अंकलेश्वर। क्या है? अंकलेश्वर। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर। अगला देखिए, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये दोस्तों टिन है, टिन। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूम तो दोस्तों ये है आपके तांबे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये बेलाडीला की खान? देखिएगा, बेलाडीला की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए। और ये खान किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन से संबंधित है वह है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके खनिज संसाधन, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, निम्न में से किसको भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपके लिग्नाइट खनिज। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आप इनको एक पुनः पढ़ सकते हो। चलिएगा आगे हमारा कुछ टॉपिक आता है जनजातियों से संबंधित। तो दोस्तों इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी करते हैं कि भारत में कौन कौन सी जनजाति है। आप इनको अच्छे से देख लो, ये जनजातियों का फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, और आप इनको ट्रिकों के द्वारा भी क्या कर सकते हो दोस्तों? याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए साहब समय बर्बाद ना करते हुए आगे बात करें। तो आप देखिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। गुड्डी हिमाचल गई, कुक्की मीठी मणिपुर गई। ठीक है दोस्तों, गुड्डी हिमाचल गई, हिमचाल गई, कुक्की मीठी मणिपुर गई। तो दोस्तों इसका मतलब है गुड्डी हिमचाल की जनजातीय है। ठीक है, हिमचाल मतलब हिमाचल की। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कुक्की मीठी मणिपुर गई। कौन सी दोस्तों? कुक्की मीठी मणिपुर गई। तो दोस्तों ये किसकी है? कुक्की और मीठी मणिपुर की जनजातीय हैं। ये किसकी है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया था। आगे देखिएगा, सैंप मैन निकालो आज निकालो। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं। देखिएगा, सैंप मैन का सैंप मैन और आज से बना ओजे सैंप मैन, और ओजे से जनजातीय है, निकालो से क्या बन गया दोस्तों? निकोबार। पुनः समझने की कोशिश करना, सैंप मैन निकालो आज निकालो, यानी कि सैंप मैन। देखिएगा वापस से अगर बात करें दोस्तों, तो सैंप मैन, ओजे सैंप मैन, ये जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ से हैं? निकालो से आप क्या बना दोगे? निकोबार। यानी कि सैंप मैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपके निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, और ओजे सैंप मैन भी कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, औरा ने सैंथौल लगाया मुंडा हो गया मुइया धुइया। ठीक है दोस्तों, औरा ने सैंथौल लगाया मुंडा हो गया मुइया धुइया। तो दोस्तों ये जो भारत की जनजातियाँ हैं इसके बारे में ये आप देख सकते हो। ये एक आपने सैंथौल सावन का चित्र देख लो, आप सिंथौल सावन देखा होगा। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 10 रुपये का ही आ जाता है दोस्तों। आगे बात करें तो देखिए, औरा नाम का आदमी था, उसने सिंथौल लगाया। सिंथौल एक साबुन है दोस्तों, उससे आप याद कर सकते हो। और उसका मुंडा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब मुइया धुइया औरा सैंथौल मुंडा हो गया मुइया धुइया, ये क्या है दोस्तों? जनजातियों के नाम हैं। कहाँ की? तो साबुन लगाने पर क्या निकलता है? झाग, और झा से क्या निकलता है? झारखंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से वापस से देख सकते हो। देखो ये मैं जो जनजातियाँ बता रहा हूँ दोस्तों, ये कहाँ की हैं? झारखंड राज्य की। कौन सी? वापस से आप इस ट्रिक को पढ़ सकते हो दोस्तों।
क्या है, औरा ने सेंथौल लगाया, मुंडा हो गया मुइया धुइया। तो दोस्तों इसको आप वापस से पढ़िए, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि औरा नाम का कोई आदमी था, उसने सिंथौल लगाया, सिंथौल मतलब साबुन लगाया उसने, और उसका क्या हो गया, मुंडा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मतलब एक तो है मुइया जनजाति, धुइया जनजाति, औरा जनजाति, सिंथौल जनजाति, ठीक है, और मुइया और धुइया, ठीक है दोस्तों। और क्या निकले उससे, झाग, ठीक है। और झाग से क्या बनता है आपके, झारखंड। अर्थात ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, भारत के किस राज्य में पाई जाती है, झारखंड में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे पढ़िए, फिर आराम से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे, दोस्तों देखिएगा, लेपचा सिख जनजाति, लेपचा सिक्किम की जनजाति है, लेपचा सिख जनजाति कहाँ की है दोस्तों, सिक्किम के। नारचो लक्ष्य जनजाति कहाँ की है दोस्तों, नारचो लक्ष्य अर्थात नारचो जनजाति कहाँ की है, लक्षद्वीप की। बक्कड़ जम्मू, तो बक्कड़ कहाँ की जनजाति है दोस्तों, जम्मू की, ठीक है दोस्तों। केचुआ, केचुआ के मतलब क्या होता है, केरल चू मतलब चैंचू, ठीक है। तो ये कहाँ की है आपके, केरल की जनजाति, ठीक है दोस्तों। केचुआ जनजाति कहाँ की है आपके, केरल की, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, फिर आराम से धीरे धीरे वीडियो को रोक के पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, मैंने तो अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। देखिएगा, बिल्कुल मध्य में है, क्या है दोस्तों, बिल्कुल मध्य में है। तो देखिए दोस्तों, बिल से बन गया भील, कुल से बन गया कौल, ठीक है दोस्तों। बिल से क्या बन गया, भील, कुल से बन गया कौल, मध्य से बन गया मध्य प्रदेश। तो भील और कौल जनजाति कहाँ की है दोस्तों, मध्य प्रदेश की। कहाँ की है दोस्तों, मध्य प्रदेश की, बिल्कुल मध्य में है। अर्थात भील और कौल जनजाति किस राज्य की है, मध्य प्रदेश की। आगे देखिएगा, आगे बात करें दोस्तों, बंजारा डाबरतोड़ गुजर गया, ठीक है दोस्तों। तो बंजारा डाबरतोड़ गुजर गया, इसमें देखिएगा दोस्तों, बंजारा से बंजारा क्या बन गया दोस्तों, बंजारा से बंजारा, डाबर से बन गया क्या, डाफर, तोड़ से बन गया तोड़िया, ठीक है दोस्तों। और गुजर से बन गया गुजरात। तो बंजारा, डाफर और तोड़िया जनजाति कहाँ की है दोस्तों, गुजरात की। कहाँ की है दोस्तों, गुजरात की। निश्चित रूप से आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, एक बार में इतने अच्छे से जनजाति समझ में नहीं भी आएंगी, लेकिन प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी समझ में आएंगे। आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। बंजारा डाबर तोड़ गुजर गया, अर्थात बंजारा से बंजारा बन गया, डाबर से डाफर, तोड़ से तोड़िया, और ये गुजर से क्या बन गया दोस्तों, गुजरात। तो बंजारा, डाफर और तोड़िया जनजाति कहाँ की है दोस्तों, गुजरात राज्य की। आगे देखिए, चैंचू अंधा, ठीक है दोस्तों। तो चैंचू जनजाति कहाँ अंधा से बन गया, आपके आंध्र प्रदेश। तो चैंचू जनजाति कहाँ की है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की। गौड़ अंधा, क्या है दोस्तों, गौड़ अंधा। तो गौड़ जनजाति भी कहाँ की है, आपके आंध्र प्रदेश की। गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गौड़ जनजाति कौन सी कृषि करती है दोस्तों, झूमिंग कृषि करती है। कौन सी, झूमिंग कृषि करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, थारू उत्तरा, क्या है दोस्तों, थारू उत्तरा। तो दोस्तों थारू जनजाति कहाँ पर रहती है, तो ये रहती है दोस्तों उत्तराखंड में। थारू जनजाति उत्तरा से क्या बन गया, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गया आपके, उत्तराखंड। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो दोस्तों देखिएगा, गारो की, खासी, मिक्की की, निंजा की जयंती मेघा ने बना ली, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, गारो, खासी, मिक्की, निंजा, जयंतिया जनजाति कहाँ की है, मेघालय की। कहाँ की है दोस्तों, मेघालय की। और आपको पता होगा कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित हैं, मेघालय में, ठीक है दोस्तों। कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने, क्या तोड़ा, कोटा तोड़ा किसने, तमिलनाडु ने। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, कोटा एग्ज़ाम तैयारी करने सब जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु कोई नहीं जाता। तो तमिलनाडु ने गुस्से में सब तोड़ दिया, अर्थात कोटा जनजाति, तोड़ा जनजाति कहाँ की दोस्तों, तमिलनाडु की, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से इनको अच्छे से धीरे धीरे समझते चलें। कोटा तोड़ा तमिलनाडु ने,
ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं वापस से दोस्तों आपको एक बार इनको पुनः दिखा रहा हूँ, आप इनको देखिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिक आपके एक बार में समझ में नहीं आएंगे, जनजातियों को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है दोस्तों। ठीक है, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से। ये लो, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए, ये रहा दोस्तों। चलिए बात करते हैं, गुड्डी गुड्डी जनजाति कहाँ है आपके हिमाचल प्रदेश में, सैम्पेन ओजे कहाँ है दोस्तों अंडमान निकोबार में, मुइया धुइया औरा मुंडा संताल ये कहाँ है दोस्तों झारखंड में, कुक्की मैठी कहाँ है आपके मणिपुर में, लेपचा कहाँ है दोस्तों सिक्किम में, गारो खासी मिक्की निंजा जयंतिया ये कहाँ है दोस्तों मेघालय में, बक्कड़वाल कहाँ है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, भील कौल कहाँ है दोस्तों मध्य प्रदेश में, चेचू कहाँ है केरल और आंध्र प्रदेश में, गौड़ कहाँ है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, बंजारा डाफर टोडिया ये जनजाति कहाँ है आपके गुजरात में, कोटा टोडा ये जनजाति कहाँ है दोस्तों तमिलनाडु में, और नारचो कहाँ है दोस्तों लक्षद्वीप में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मैंने एक एक करके भी आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की जनजातियों की मैंने एक टेस्ट सीरीज़ दी है दोस्तों, तो चलिएगा प्रयास करते हैं हम एक एक प्रश्न को समझने का। तो दोस्तों देखिएगा, लेपचा जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो दोस्तों लेपचा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है आपके सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओजो जनजाति के लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है आपके गौड़ जनजाति। क्या है दोस्तों गौड़ जनजाति। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, मुंडा जनजाति। दोस्तों देखिए यूपीएससी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो मुंडा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है दोस्तों झारखंड में। कहाँ पे झारखंड में। कुक्की जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं कुक्की, तो याद कीजिए दोस्तों उन ट्रिकों को अच्छे से, कहाँ पे मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती हैं मणिपुर में। अब देखिए, गारो खासी जयंतियाँ निम्न में से किस राज्य में निवास करती हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ भी हैं, तो जो कहाँ पर हैं दोस्तों मेघालय में। कहाँ पर मेघालय में। चलिए साहब आगे बात करते हैं, चेंचू जनजाति किस राज्य के निवासी हैं, अर्थात चेंचू जनजाति कहाँ पर निवास करती है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर करती है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। टोडा जनजाति कहाँ की निवासी है, कहाँ पर निवास करती हैं दोस्तों, तो ये करती हैं नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आप इनको एक एक करके धीरे धीरे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, गारो जनजाति है, कहाँ की है दोस्तों असम की, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कहाँ की है मेघालय की। कहाँ की है दोस्तों मेघालय की। कौन सी जनजाति गारो जनजाति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कहाँ पे सैम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, इसका सही आंसर है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है आपके उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, टोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके, टोडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर गुजरात में। आगे चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट की तरफ। तो देखिए, ओराव जनजाति निम्न में से पाई जाती है, तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों झारखंड में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है दोस्तों चेंचू जनजाति। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। प्रयास करूंगा कि गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों जल्दीबाजी में कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो उसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। निश्चित रूप से मैं उसका समाधान आपके लिए ज़रूर बताऊंगा।
ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें और इनको अच्छे से लिखते रहें दोस्तों। निश्चित रूप से 1-2 दिन बाद मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 21 तारीख से लाइव आने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।